हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी एक बार फिर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट 2022 की परीक्षा जो है वो अब धीरे धीरे आपके नज़दीक आ रही है, क्योंकि इसके फॉर्म जो हैं वो अप्लाई किए जा रहे हैं। मित्रों, हम सीटेट से संबंधित कक्षाएं लगातार आपके इस अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। मित्रों, उसी के संदर्भ में आज हम आप लोगों के लिए साइको मनोविज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। मित्रों, कहते हैं सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। साथियों, अपनी कामयाबी के लिए आप लोग चितौड़ मेहनत कीजिए ताकि सीटेट जो है वो अब की बार आपके मुट्ठी में हो। मित्रों, आज हम लोग आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट में 1 से 2 नंबर प्रत्येक शिफ्ट का फिक्स कर लेंगे, क्योंकि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से ऐसा कोई साल नहीं रहा जहाँ से प्रश्न जिस साल इससे संबंधित प्रश्न ना पूछे गए हों। साथियों, पिछली बार जितनी शिफ्ट हुई उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर बने हैं। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने चल रहे हैं मित्रों, वो चैप्टर है आपका आनुवांशिकता एवं वातावरण। बहुत ही फेवरेट चैप्टर है मित्रों ये आपके सीटेट एग्ज़ाम का, जहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आइए हम इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इस क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आइए मित्रों, देखते हैं। पहले हम आनुवांशिकता हेरिडिटी को देखेंगे। हेरिडिटी की बात करें तो आप जानते हैं कि हेरिडिटी जो है ये आप देखेंगे तो मूलतः यह बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर है, लेकिन हमें बच्चों से संदर्भित चीज़ों को सीखना है, जानना है। हमें बच्चे की एक्टिविटी को जानना है, इसलिए इस चैप्टर को साइकोलॉजी के तहत इंक्लूड कर दिया गया है। मित्रों, आप देखेंगे, आप जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे रहे होंगे या जो प्रशिक्षु साइंस बैकग्राउंड के रहे होंगे, वो पहले ही पढ़ चुके होंगे कि आनुवांशिकता जो है वो आपके पैतृक गुणों का या पैतृक जीन्स का संतान में ट्रांसफ़र हो जाना जो है यही आनुवांशिकता है। ठीक है ना। आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को देखते हैं। देखिए, बताया गया है कि आनुवांशिक या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। मैंने आपको यही बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स का ट्रांसफ़र, जीन्स मतलब आपके या पैतृक के जो पैतृक गुण जो होते हैं वो जीन्स के माध्यम में संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये बात वही है कि पैतृक गुणों का आने वाली संतानों में ट्रांसफ़र हो जाना या स्थानांतरित हो जाना जो है यही वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। आनुवांशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का स्थानांतरण बालकों में होता है। ठीक है ना। पैतृक गुण जो बालकों में ट्रांसफ़र होते हैं वो शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, बौद्धिक हो सकते हैं। ये गुण जो होते हैं वो माता पिता से संतानों में जो ट्रांसफ़र होते हैं, यह प्रोसेस या ये प्रक्रिया जो है वो आनुवांशिकता कहलाती है। आइए कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा आनुवांशिकता के संदर्भ में है, आइए हम उन्हें देख लेते हैं। जेम्स ड्रेवर महोदय ने कहा है कि शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का माता पिता से संतानों में स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी की बात करें आनुवांशिकता के रेफरेंस में, तो आप देखेंगे कि वही चीज़ें सभी अपने अपने शब्दों में रिप्रेजेंट किए हैं कि माता पिता के जो गुण हैं, मतलब शारीरिक बनावट की बात करें कुछ हद तक, फिर मानसिक की बात करें, बौद्धिक की बात करें, तार्किक की बात करें, तो वो जो हैं जो माता पिता से
बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, स्थानांतरित होती है, वही आनुवांशिकता है। उसी को लोग अपने अपने शब्दों में दिए हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर वुडवर्थ महोदय ने आनुवांशिकता के संदर्भ में कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है ना। वुडवर्थ महोदय ने कहा कि जो गुण एक बालक अपने माता पिता से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता से संबंधित जो परिभाषाएं थी वो ये थी मित्रों। आइए आगे देखते हैं। आगे जो है वो है कि आनुवांशिकता से प्रभाव क्या पड़ते हैं, है ना। हमें देखना है इफेक्ट्स ऑन हेरिडिटी, आनुवांशिकता के प्रभाव। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो आपको पैतृक गुण मिलते हैं, एक बालक को पैतृक गुण जो मिलते हैं उनसे उनके विकास में क्या प्रभाव पड़ता है, उससे संबंधित चीज़ों को हमें देख लेना है। मित्रों टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, इसे बहुत सीरियस लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया है कि ऐसा कोई शिफ्ट नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मतलब आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से प्रश्न ना मिले। आइए ये एक एक चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिएगा आनुवांशिकता के प्रभाव की बात करते हैं तो आनुवांशिकता के प्रभाव की बात करें तो यह शारीरिक, बुद्धि तथा चरित्र पर अलग अलग इसके प्रभाव पड़ते हैं। तो हम एक एक को देख लेते हैं कि शारीरिक पर आनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, फिर हम देखेंगे कि बुद्धि पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, और फिर हम चरित्र को भी सम्मिलित कर लेंगे। आइए शारीरिक लक्षणों के प्रभाव की बात हम सबसे पहले करते हैं। तो शारीरिक लक्षणों के प्रभाव की बात करें तो मित्रों इसमें बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि में आनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान है। कहने का मतलब है कि अगर आप देखेंगे कि किसी बालक के माता पिता लंबे हैं तो आप 90% बालक को देखेंगे जो उनसे उत्पन्न बालक होंगे, आप देखेंगे कि वो भी लंबे ही होंगे, वो बौने नहीं मिलेंगे। हाँ एक्सेप्शन केस को छोड़ करके या किसी डिजीज के कारण ये चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें छोड़ करके, लेकिन अगर बालक नॉर्मल है तो आप देखेंगे कि एक लंबे माता पिता की जो संतान होगी वो लंबी ही होगी। या जो एक छोटे माता पिता की बात करें तो आप देखेंगे कि उनकी संतानें जो होंगी वो छोटी ही होंगी। हाँ एक्सेप्शन को छोड़ करके। हाँ आप ये भी जानते हैं लिंडमैन ने नियम दिया था 10% का, जिसमें उन्होंने बताया था कि माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी तक के लक्षण जो हैं वो संतान में आ सकते हैं, तो वहाँ से भी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। वर्णांधता जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, यह एक आनुवांशिक रोग है। आप जानते हैं वर्णांधता की बात करें या रक्ताल्पता की बात करें, एनीमिया जिसे बोलते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं मित्रों ये आनुवांशिक रोग हैं जो कि पूर्वजों से संतानों में स्थानांतरित होती हैं। ठीक है ना। अगर आनुवांशिक रोग है तो आप आनुवांशिक रोगों के बारे में पढ़ें कि आनुवांशिक रोग जो होते हैं वो माता पिता से संतान में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर माता पिता वर्णांध हैं तो बेटा या बेटी जो है वो भी वर्णांध हो सकती है। आ जाइए मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये समलक्षणी या जिसे हम फिनोटाइप बोलते हैं और एक है जीनोटाइप। यहाँ इंडिविजुअली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जीनोटाइप क्या है या फिनोटाइप क्या है, या ये पूछ सकता है कि आनुवांशिकता के प्रभाव को रिलेट करके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को बहुत ही कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा, और नोट
करें या ना करें, क्योंकि हम इससे संबंधित PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देते हैं। मित्रों, हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से उससे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप क्लासेस की PDF जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। आइए समलक्षणी की बात करते हैं कि समलक्षणी क्या होते हैं। ऐसे लक्षण जो दिखाई देते हैं, समलक्षणी से तात्पर्य है फिनोटाइप से, तो ऐसे लक्षण जो दिखाई देते हैं फिनोटाइप कहलाते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है कि ये ऐसे कौन से लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। जैसे शारीरिक विकास। अगर बात हम शारीरिक विकास की करें तो शारीरिक विकास जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो जो ऐसे लक्षण हैं, मतलब शारीरिक विकास जैसे जो लक्षण है, आपका हाथ पैर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आपकी मोटाई बढ़ रही है, आपकी लंबाई बढ़ रही है ना। तो ऐसी स्थिति में ये कैरेक्टर्स जिन्हें आप देख रहे हैं वो क्या हैं, फिनोटाइप कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना। फिर बात करते हैं जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप जो है आप इसे रिलेट कर सकते हैं। जीनो मतलब जीनों को आप जीन से रिलेट कर लेंगे तो ऐसी ये जीन या ऐसी संरचना जो कि प्रदर्शित नहीं होती, या जो कि जीन के माध्यम से जिसकी संरचना पता चलती है, वो जीनोटाइप कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं, आप देखेंगे कि गुणसूत्रीय एक्टिविटी, या आप देखते हैं कि DNA टेस्ट करवा लीजिए। ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर ऐसा कोई कैरेक्टर जो कि आपको पता चले जीन के माध्यम से, तो वो जो होते हैं वो जीनोटाइप कहलाते हैं। और ऐसे कैरेक्टर जिन्हें आप अपनी आँखों द्वारा देख सकते हैं, फिजिकली जो हैं, जो शारीरिक रूप जैसे शारीरिक विकास जो होता है, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी फिनोटाइप कहलाती हैं। ठीक है ना। इन दोनों को ध्यान से मस्तिष्क में अपने बैठा लीजिएगा मित्रों, यहाँ से प्रश्न बनने की अति संभावना है। आइए इसके बारे में हम और देखते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। जीनोटाइप फिनोटाइप जो ये दो वर्ड हैं, ये आनुवांशिकता से बहुत ही क्लोज है। मित्रों देखिए, हम आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जीनोटाइप क्या है। ठीक है ना। कह रहा है कि जीनोटाइप द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल organism on earth, the genetic information of all organisms on earth। पृथ्वी पर जितने भी जेनेटिक जीव हैं उनकी बात की जाए, या जेनेटिक के माध्यम मतलब जीन्स के माध्यम से जिन कैरेक्टर्स को हम जानते या समझते हैं, वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो जीनोटाइप में आते हैं। कनेक्ट कीजिएगा कि जीनो मतलब जीन, जीनोटाइप के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमें जीन से पता चलते हैं। ठीक है ना। फिर आ जाइए, देख लीजिए, यहाँ गुणसूत्र की संरचना दी गई है और ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि जीनोटाइप जो हैं इनको सोचने या इसकी संरचना को समझने के लिए हमें जीन्स की, या हम जीन्स के ही माध्यम से इनकी संरचना को हम जान या समझ पाते हैं। आइए फिनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइप को हमने आपको बताया, नीचे लिखा भी गया है कि फिनोटाइप द ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि फिजिकल व्यवस्था जो है, शारीरिक गठन जो है, उसके तहत आप अगर कैरेक्टर्स को या संरचना को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ये प्रक्रिया जो होती है वो फिनोटाइप होती है। ये कैरेक्टर जो होते हैं वो फिनोटाइप होते हैं। आप देख सकते हैं एक बालक को दर्शाया गया है, और बालक की लंबाई को आप देख सकते हैं, आप इसकी मोटाई को देख सकते हैं, इसके हाथ पैर आप देख सकते हैं ना। तो ये सारी संरचनाएं या स्थितियां जो हैं वो फिनोटाइप को प्रदर्शित करती हैं। आ जाइए नेक्स्ट मैटर पर। आपको मैंने बताया कि जो आनुवांशिकता का प्रभाव है वो 3 स्थिति में बना। आपने शारीरिक देख लिया। आ जाइए हम नेक्स्ट को देखते हैं कि आनुवांशिकता पर बुद्धि का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए, कह रहे हैं कि जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास
भी तीव्र होता है। यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि क्लास में अगर आप कोई चीज़ें पढ़ा रहे हैं या आप बच्चों को कोई चीज़ें सिखा रहे हैं, जो बालक चीज़ों को जल्दी सीख पाता है वो बच्चा आप मानते हैं कि वो मानसिक रूप से मजबूत है, उसकी बुद्धि जो है वो प्रखर है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि बच्चा कितना बुद्धिमान है, या बच्चा सामान्य बुद्धिमान है, या बच्चा जो है वो मंद बुद्धि का है। ठीक है ना। तो इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं आनुवांशिकता, हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। आइए इसी हेरिडिटी के संबंध को रिलेट करके बुद्धि के संदर्भ में गोगार्ड महोदय ने अपना मत दिया था। उन्होंने कहा था कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, लेकिन यहाँ अब ऑनलाइन मोड में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड भी आने लगे हैं, इसलिए हम कुछ स्टेटमेंट जो महत्वपूर्ण हैं हम उनको भी शामिल कर ले रहे हैं। इन्होंने अपने मत के अनुसार बुद्धि के प्रभाव को हेरिडिटी के संदर्भ में, आनुवांशिकता के संदर्भ में एक्सप्लेन किया है और कहा है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान जो होगी वो मंद बुद्धि होगी, तथा तीव्र बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि की संतान के कुशाग्र बुद्धि माता पिता की संतान जो होगी वो कुशाग्र बुद्धि या तीव्र बुद्धि की होगी। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं, कह रहे हैं कि संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते, फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। ठीक है ना। अगर बच्चा, सपोज कीजिए कि कोई बच्चा आपकी क्लास में है, आप कोई चीज़ें पढ़ा या सिखा रहे हैं, बच्चा इमोशनली जो है वो डैमेज्ड, सांवेगिक रूप से असंतुलित है, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और अगर आप कोई विषय वस्तु कक्षा में बता रहे हैं और बालक अगर बताए गए विषय वस्तु पर अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बच्चा जो है वो उस विषय वस्तु को सीख नहीं पाएगा। सपोज कीजिए कि बच्चा जो है वो बहुत शाई किस्म का है, बच्चा बात बात में रोने लगता है, अनावश्यक हंसता है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि वो विषय वस्तु को सीखने में असमर्थ होगा। और ये प्रक्रिया या ये घटनाएं जो होती हैं वो ये बताती हैं कि बच्चा जो है वो इमोशनली इम्बैलेंस्ड है, मतलब सांवेगिक असंतुलित है। ठीक है ना। जिसका प्रभाव जो है वो बुद्धि के प्रभाव के अंतर्गत आता है, और ये चीज़ें जो हैं वो एक हद तक आनुवांशिकता से ही प्रभावित होती हैं। फिर आ जाइए हम तीसरे प्रभाव पर पढ़ते हैं, जो कि चरित्र का प्रभाव है। किसके संदर्भ में? आनुवांशिकता के संदर्भ में। आइए देखते हैं। इसके संदर्भ में डगडेल, एक मनोवैज्ञानिक थे, डगडेल महोदय ने बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उनके बच्चों पर पड़ता है। डगडेल महोदय ने एक प्रयोग किया और उन्होंने एक सोसाइटी से कुछ ऐसे कपल्स को कपल्स पर उन्होंने अपना प्रयोग किया, और उन्होंने पाया कि जो कपल्स जो हैं वो उनका चरित्र अच्छा नहीं था, उनके जो बच्चे जो उनके संतानें थी उनका भी कैरेक्टर जो है वो अच्छा नहीं हुआ, और जो कपल्स जो थे वो उनका चरित्र एक उत्तम कोटि का था, उनके बच्चे जो हैं वो भी चारित्रिक रूप से मजबूत थे, वो भी उनका भी चरित्र अच्छा था। अच्छा, संबंध मित्रों जो है वो चरित्र से है, तो चरित्र को केवल आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पर ना रखिएगा, क्योंकि चरित्र जो है वो मित्रों एक व्यापक शब्द है। चरित्र से तात्पर्य व्यक्ति के मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, तार्किक विकास, मतलब एक बहुत बड़ी क्राइटेरिया चरित्र शब्द की है, ना कि आप किसी व्यक्ति के केवल एक ही पॉइंट्स को टारगेट करें
कि यही उसका चरित्र होता है, ठीक है ना। तो चरित्र की जब डगडेल महोदय ने उस पर अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि जो माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध करके यह स्टेटमेंट दिया था। मित्रों, क्लासेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लासेस जो हैं वो कैसे मैटर्स आपको डिलीवर कर रही हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मित्रों, बात वातावरण की करते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो आनुवंशिकी और वातावरण से है। तो वातावरण की बात करें, जिसे अंग्रेजी में एनवायरनमेंट बोलते हैं। मित्रों, एनवायरनमेंट की बात करें तो वातावरण का अर्थ जो होता है, या वातावरण को ही हम पर्यावरण कह लेते हैं, है ना। आइए देखते हैं कि वातावरण का अर्थ पर्यावरण से है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। दो शब्दों से मिलकर बना है। जो दो शब्द हैं, एक शब्द है परि, दूसरा है आवरण, और इसका अर्थ जो है वो है चारों ओर से घेरे हुए, ठीक है ना। इन द सेंस कहा जाए कि पर्यावरण क्या है, तो आप उन हर वस्तु को पर्यावरण मान सकते हैं जो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित करती है, ठीक है ना। जो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित करती है। ये कथन भी एक मनोवैज्ञानिक का है मित्रों, जिन्होंने दिया है वो जिसबर्ट महोदय हैं। उन्होंने कहा है पर्यावरण के संदर्भ में कि आपके पास पड़ोस जितनी भी वस्तुएं हैं जो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित करती हैं, वो सब पर्यावरण है, वो सब वातावरण है, ठीक है ना। हमने लेक्चर में शामिल किया है इस कथन को। आइए देखते हैं। तो पर्यावरण से आपने समझ लिया, या वातावरण को आपने समझ लिया कि वो सारी वस्तुएं जो आपको चारों तरफ से घेरी हुई हैं वो क्या हैं, वातावरण हैं। आइए, हमने दो मनोवैज्ञानिकों के कथन को सम्मिलित किया है। एक है एनास्टेसी के अनुसार। एनास्टेसी महोदय ने क्या कहा है पर्यावरण को? इन्होंने कहा है पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जन्म लेता है जब, तो आप देखते हैं कि उसकी कुछ जैविक घटनाएं होती हैं, उसके शारीरिक जो कैरेक्टर्स हैं उसके अतिरिक्त। कहने का मतलब व्यक्ति जब बच्चा जो है वो क्या करता है, जब खाना खाता है या दूध पीता है या कोई फल वगैरह खाता है, तो आप देखते हैं उसमें पाचन की क्रिया होती है, उसमें रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, उसमें एक्सक्रीशन की क्रिया होती, ठीक है ना, डाइजेशन की क्रिया। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे इसके अतिरिक्त, ठीक है ना, कह रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे जो प्रभावित करता है। अब इसके अतिरिक्त उसे क्या प्रभावित कर रहा है? परिवार के सदस्य, पास पड़ोस, संबंधी, उसे वायु मिल रही है, ऑक्सीजन ले रहा है। वायु कहाँ? पर्यावरण से मिल रही। तो ये चीज़ें जो उस बच्चे को प्रभावित कर रही हैं, ये उसका वातावरण हुई, ठीक है ना। उसके बाद जिसबर्ट महोदय ने कहा है कि जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, यह पर्यावरण है। मैंने आपको बताया कि जिसबर्ट महोदय ने कहा है कि वह बस जो एक बालक या एक व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुई है, वह उसका वातावरण या पर्यावरण है। आइए हम चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। कह रहा है बायोटिक और, ध्यान दीजिएगा, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है ना। बायोटिक मित्रों ऐसी चीज़ें या ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। लिविंग थिंग्स से तात्पर्य है जीवित वस्तुओं से। जैसे आप देखेंगे प्लांट्स हैं, आप देखेंगे प्लांट्स के अतिरिक्त हैं, प्लांट हैं, ये प्लांट हो गए। फिर देखेंगे आप एनिमल हैं, फिर प्रोटिएट्स हैं। प्रोटिएट्स से तात्पर्य मित्रों होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हुए, युग्लिना हुए, है ना।
ये चीज़ें जो होती हैं वो प्रोटेट्स में आते हैं। फिर फंगस हुए, फंगस आपने कवक को देखा सुना है, फिर बैक्टीरिया हुआ। तो ये चीज़ें जो आपने देखी है कि एनिमल हुआ, प्लांट हुआ, प्रोटिस्ट हुआ, फंगस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सब बायोटिक में आते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये सब पर्यावरण से संबंधित हैं। फिर आपको हम एबायोटिक की बात करें, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स मतलब अजैविक वस्तुएं जो होती हैं, जो कि पर्यावरण में सम्मिलित हैं, जो कि आपके जीवन को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं। उसमें आप देखेंगे जल हुआ, मिट्टी हुई, वायु हुआ, मिनरल्स हुए, लाइट हुई, ये चीज़ें जो होती हैं ये एबायोटिक में आती हैं। और प्रश्न बनता है मित्रों कि एबायोटिक वस्तुएं क्या हैं या अजैविक वस्तुएं क्या हैं। अजैविक और जैविक से सीधे सीधे प्रश्न बनता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती हैं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वातावरण का प्रभाव, ठीक है ना। जैसे हमने देखा था कि आनुवंशिकता का क्या प्रभाव होता है एक मानव जीवन पर या एक बालक पर, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा एक मानव जीवन पर या एक बच्चे पर, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है एक बच्चे पर। नंबर 1 की बात करें तो कह रहा है कि शारीरिक अंतर का प्रभाव। आइए देखते हैं इसको कि कैसे वातावरण का प्रभाव शारीरिक अंतर पर पड़ता है। मित्रों, मैं आपको बताऊं, आप एब्जॉर्ब किए होंगे, नहीं तो आपका माइंड हम उस ओर ले चलते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई बच्चा ऐसा जो कि धूप में रहता हो, निकलता हो, और कोई ऐसा बच्चा जो हमेशा एक एसी पर्यावरण में रहता हो, धूप से उसका कोई मतलब ही ना हो, तो आप इन दोनों बच्चों में तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बच्चा सूर्य के प्रकाश में रहता है, खेलता कूदता है, उस बच्चे का शारीरिक गठन जो होगा वो ठोस होगा, उसमें स्ट्रांगनेस होगी, वो मजबूत होगा। जबकि वही जो बच्चा हमेशा एसी में रहता, सूर्य के प्रकाश तक उसके शरीर पर नहीं पड़ते हैं, खेलता कूदता कम है, उसकी शारीरिक संरचना जो होगी वो बड़ी ढीली ढाली सी होगा। वो बच्चा बहुत वीक महसूस करेगा अपने आप को, मजबूती उसमें नहीं रहेगी। तो ये जो है पर्यावरण का शारीरिक अंतर भी प्रदान करता है। अगर पर्यावरण आपका स्ट्रांग पर्यावरण है तो आपका बच्चा जो है वो मजबूत होगा, जबकि वही अगर बच्चा जो है वो प्राकृतिक सुविधाओं को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, केवल उसके आसपास कृत्रिम पर्यावरण जनरेट किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा हमेशा उस प्राकृतिक पर्यावरण में पले बढ़े बच्चे की अपेक्षा हमेशा कमज़ोर होगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। मित्रों, प्रजाति की श्रेष्ठता की बात करें तो प्रजाति की श्रेष्ठता जो है वो इस तरीके से देख लीजिए। जैसे आपने एक प्रयोग बायो में पढ़ा होगा लेमार्क का, उन्होंने बताया कि अगर आप जो भी प्रजाति है, अगर वो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया तो वो जीवित रह पाई, और अगर वो पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाई तो क्या होगा, वो विलुप्त हो गई। आपने डायनासोर को देखा, विलुप्त हो गया क्योंकि उसने प्रकृति के साथ अपने आप को प्रकृति के अनुसार नहीं ढाल पाया, इसलिए वो इस दुनिया से विलुप्त हो गया। तो प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव जो है वो पर्यावरण का जो है वो प्रजाति की श्रेष्ठता पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपको सीटेट एग्जाम में अवश्य दिखाई देंगे, फोकस रहिएगा मित्रों। फिर आ जाइए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जो है वो व्यक्तित्व पर प्रभाव। पर्यावरण का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव है, आइए हम इस चीज़ को समझते हैं। पर्यावरण का व्यक्तित्व पर प्रभाव की बात करें तो आप देखेंगे कि ऐसा बच्चा
जो एक हाई सोसाइटी में रहता हो या अच्छे विद्यालय में पढ़ता हो, ठीक है ना, आप उसके व्यक्तित्व को देखेंगे, और एक ऐसा बच्चा जो एक ग्रामीण परिवेश में पढ़ा बढ़ा है, इंग्लिश, मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बात कर लेते हैं, एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में, एक बच्चा हिंदी मीडियम में, तो आप देखेंगे इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा जो है वो अपने आप को इंग्लिश में अच्छा महसूस कर, मेरे तुलना करने का मतलब ये नहीं कि हिंदी वाला जो बच्चा है वो कहीं से भी प्रतिभा में कम, लेकिन इंग्लिश के परिप्रेक्ष्य में हमेशा आप देखेंगे कि ये बच्चा जो है वो हिंदी बोलने वाले की अपेक्षा ठीक होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं कि एक बालक को आप अच्छी सोसाइटी में रखेंगे तो वो बच्चा सामाजिकता की श्रेणी में ज़्यादा होगा, वहीं वो बच्चा जो सामाजिक अच्छी सोसाइटी में नहीं है, उसके सामाजिक विकास या उसके व्यक्तित्व की बात करें तो वो उस लेवल की नहीं होगी जो कि एक अच्छे सोसाइटी के बच्चे या अच्छी सोसाइटी में पले बड़े बच्चे के सामाजिक विकास की बात करें या व्यक्तित्व विकास की बात करें। आ जाइए नेक्स्ट पर, मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास के प्रभाव की बात करें तो आप वही आपको मैंने बताया कि एक कॉन्वेंट का बच्चा या कोई भी कहीं भी स्कूल के अतिरिक्त आप देख लीजिए, कहीं भी अगर बच्चा अच्छे परिवार से है, अच्छी सोसाइटी से, ठीक है ना, वहीं एक बच्चा मजदूर परिवार से या लो सोसाइटी से, तो उनके मानसिक विकास में आप देखेंगे तो बहुत परिवर्तन आपको मिलेगा। इसके मानसिक विकास को आप देखेंगे तो अच्छा खासा विकसित हो चुका होगा, जबकि एक जो ग्रामीण परिवेश का बच्चा है या एक अल्प विकसित समाज का बच्चा जो है उसके विकास की बात करें तो वो उस बच्चे की तुलना में हमेशा कम होगा। आइए इसके बाद देख लेते हैं कि बालक पर बहुमुखी प्रभाव। आप देखते हैं कि अगर पर्यावरण बालक का अच्छा है, अच्छा परिवेश है, तो वो शारीरिक रूप से अच्छा होगा, मानसिक रूप से अच्छा होगा, बौद्धिक रूप से अच्छा होगा, उसके तर्क करने की क्षमता अच्छी होगी। वहीं अगर एक बच्चा अच्छे समाज से नहीं है, अच्छे पर्यावरण में नहीं पला बढ़ा है, तो उसके अंदर ये विकास शारीरिक मानसिक हर दृष्टिकोण से उसके विकास जो होंगे वो एक अच्छे समाज या पर्यावरण की अपेक्षा कम होंगे। इसलिए पर्यावरण का जो एक बालक पर प्रभाव पड़ता है वो डायरेक्टली बहुत ही प्रभावी होता है उसके बहुमुखी विकास के लिए, या बहुमुखी विकास ना होने की स्थिति में पर्यावरण का विशेष रोल होता है। आ जाइए, वातावरण संबंधी कुछ कारक हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, हमने उसे भी शामिल किया है, उसे भी देख लेते हैं। कह रहा है भौतिक कारक, फिर कह रहा है सामाजिक कारक, फिर आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। ये 4 कारक होते हैं वातावरण संबंधी मित्रों। तो आप देखते हैं, बात करें भौतिक कारक की, तो मैंने आपको बताया है कि एक बालक जो पर डे जिम करता है और एक बालक जो बिल्कुल कुछ नहीं करता, तो आप देखेंगे कि उनके शारीरिक बनावट में अंतर मिलेगा आपको। जिम करने वाला बालक हिष्ट पुष्ट होगा बिल्कुल, और वो बालक जो जिम वगैरह नहीं करता वो बिल्कुल ढीला ढाला सा होगा। तो ये वातावरण है, ये वातावरण की देन है। एक बालक ने अपनी शरीर को वातावरण के रूप में जिम में ढाला, वहाँ से उसका शरीर जो वो हिष्ट पुष्ट हुआ, जबकि एक बालक जो बिल्कुल नॉर्मल रहा उसके शरीर में आप देखेंगे वो बहुत ढीला ढाला आपको दिखाई देगा। फिर बात करें सामाजिक कारक की, तो मैंने आपको बताया कि एक बालक को जैसा सामाजिक वातावरण आप देंगे वैसा ही उसका सामाजिक विकास होगा, ठीक है ना। फिर बात करें आर्थिक कारक की, तो सीधी सी बात है कि अगर एक बालक हाई सोसाइटी से है और एक बालक जो है वो लो सोसाइटी से, तो आप देखेंगे कि हाई सोसाइटी वाला बालक जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत होता है, जबकि लो सोसाइटी वाला जो बालक है वो आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर है तो उसके विकास में भी जो है वो परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो आर्थिक कारक जो है वो एक बालक के विकास को डायरेक्टली प्रभावित करता है। आ जाइए नेक्स्ट पर, कह रहा है कि सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक की बात करें तो सांस्कृतिक कारक जैसे आप देखते हैं कि
कोई समाज है, मुस्लिम समाज हुआ या हिंदू समाज हुआ, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि वो वहाँ से उनके रीति रिवाजों को एब्जॉर्व करते हैं। वो अभी आप देखेंगे क्रिश्चियन समुदाय कम्युनिटी हुई, तो आप देखेंगे कि इनके विकास का अंतर जो है वो अलग अलग है। सबके डेवलप के रेट की बात करें, दर की बात करें, तो वो सेम नहीं है। ये है सांस्कृतिक प्रभाव, जो सांस्कृतिक कारक भी जो है वो वातावरण से संबंधित है। और वातावरण जो है, कहते ही हैं कि एक बालक का विकास जो है वो वातावरण और पर्यावरण का क्या है, सामूहिक है। साथियों, ये रहा आपके पूरा चैप्टर जो है, ये रहा आपका वातावरण और आनुवंशिकता से संबंधित पूरा चैप्टर। इससे जो है, इसे आपने देखा है, ये आप आराम से पढ़िएगा और देखेंगे आप यहाँ से ये चीज़ें बहुत ही प्रभावी हैं। आप यहाँ से इन चीज़ों को पढ़िएगा और यहाँ से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चंस मिलेंगे। मित्रों, ये चीज़ें जो हैं, अगर चीज़ें आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी क्लासेस आपको हम डेली बेसिस पर प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।